हेलो प्यारे बच्चों, यह है शिक्षा वाणी कार्यक्रम जिसमें आज आप सुनेंगे मीना की कहानी सुर लगाओ। कक्षा 8 की विज्ञान विषय का पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंधन और उसके साथ ही कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान का पाठ लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। तो आइए सुनते हैं शिक्षा वाणी कार्यक्रम। सबसे पहले हम वहीं चलेंगे मीना की रंग बिरंगी दुनिया में, जिसमें हम लाए हैं आपके लिए कहानी सुर लगाओ। उसके बाद आज हम कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए लाए हैं विज्ञान विषय का पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध, जिसे प्रस्तुत करने आ रही हैं अध्यापिका निधि शुक्ला। और उसके बाद बारी है कक्षा 9 के विद्यार्थियों की, जिनके लिए आज हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान का पाठ 1 लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। तो चलिए बच्चों, करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत और शुरुआत में सुनते हैं कि मीना कौन सा सुर लगा रही है। तो देखते हैं मीना की कहानी सुर लगाओ। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के झटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करेंगे सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करेंगे सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। बच्चों, आप सबको हमारी नमस्ते। आज फिर मीना आने वाली है ना, नई कहानी, नए गाने और एक नए खेल के साथ। और तो और कहानी में भी बड़ा रहस्य है। अरे, मैं तो लगता है सब पहले ही बता दूंगा। तो बातें बंद और मीना की कहानी शुरू। राजू, अब जल्दी भी करना, गाने की तैयारी के लिए देरी हो रही है और पाशा भैया भी नाराज होंगे। अरे मीना, ये आज इतनी जल्दी किस बात की? अम्मा, वो शुक्रवार को हमारे स्कूल में शिक्षा अधिकारी आ रहे हैं ना। मैं और 8वीं कक्षा के पाशा भैया उनके सामने मिलकर एक युगल गाना गाएंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। चल, अब देरी नहीं हो रही है क्या? हाँ हाँ, चल चल ना। अरे दीपू, तुम यहाँ कैसे? तुमने सुना मीना, पाशा भैया ने सुनील के हाथ खबर भिजवाई है कि अब वो नहीं गाएंगे। क्या? क्यों? आगे कुछ नहीं बोला उसने। मैं तो पहले ही कहता था कुछ होगा, कुछ तो होगा। तो बच्चों, पाशा सिर्फ उस दिन ही नहीं, अगले 2 दिन भी स्कूल नहीं आया। मीना बहुत परेशान थी। चलो देखें स्कूल में क्या हो रहा है। पाशा भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था ना मीना। अरे पर किसी ने पाशा भैया को ऐसा कहते खुद भी सुना है, पर वो तो अब तक स्कूल नहीं आए। अब क्या करे मीना, कुछ तो करना पड़ेगा। शुक्रवार में तो बस अब 2 ही दिन बाकी है। चलो चलकर उनसे मिल आते हैं। कोई फायदा नहीं, वो किसी से नहीं मिलेगा। क्यों? क्या हुआ मुरली? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। पर क्यों? क्योंकि हम अपनी बातें लड़कियों को नहीं बताते। तो फिर मुझे बता दो। राजू, हम ये बच्चों को भी नहीं बताते। फिर तुम्हें कैसे मालूम? मिल के आया हूँ मैं पाशा से। तुम्हारा गाना तो गया मीना। लो, मुरली तो चला गया। पाशा को क्या हुआ ये तो खैर अब तक किसी को भी नहीं पता। पर हाँ, गांव भर में इधर 2-3 दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। मीना और दोस्तों ने किया तय, क्यों ना उसके घर ही चलकर पता लगाया जाए। वहाँ मिली पाशा की माँ। चाची, पाशा भैया स्कूल क्यों नहीं आ रहे? अरे मीना बेटी, पता नहीं इधर 2-3 दिनों से पीछे गौशाला में घुसा हुआ है। कहता है किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। मुंह दिखाने? चाची, हम भैया से मिलाएं। हाँ हाँ बेटी, देखो तुम्हारे कहने से बाहर निकल आए तो इधर तो पाशा भैया कहीं नजर नहीं आ रहे। पाशा भैया, पाशा भैया, कहाँ हो तुम? पाशा, हो गया तुम? राजू, लगता है हमें सरपंच जी को खबर करनी पड़ेगी या फिर पुलिस को। अब तो वही पाशा भैया को ढूंढ सकते हैं। अरे देखो पाशा भैया, अरे
इन्होंने तो बंदर टोपी डाल रखी है मुंह पर। पाशा भैया, इतनी गर्मी में पूरा मुंह बंदर टोपी से क्यों ढक रखा है? मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखा सकता। क्यों भैया? तुम लोग जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। पाशा क्या हुआ है तुझे? बताओ, वरना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पर मैं, अच्छा दीपू तुम इधर आओ, बस तुम, हाँ, और कोई नहीं। अच्छा लो, आ गया। ये देखो दीपू, मुझे क्या हो गया है, पर किसी से कहना मत। हाँ बाबा रे, चलो मीना, चलो यहाँ से। क्या बात है दीपू? क्या बात? अरे अरे पाशा भैया रुकिए। दीपू, क्या देखा तुमने? कुछ मत पूछो मीना, भैया का मुंह, बाप रे। दीपू ने मीना को क्या बताया वो तो फिलहाल मीना को ही मालूम है, पर परेशानी का हल किसी को भी नहीं मिला। सब जा पहुँचे टीचर जी के पास। पाशा भैया को कुछ बहुत बुरा हो गया है बहन जी। लगता है कोई बीमारी हो गई है। बीमारी? कैसी बीमारी? लगता है वो भालू बनने वाले हैं। भालू? क्या कह रहे हो दीपू? हाँ टीचर जी, मैंने अपनी आँखों से देखा। उनके चेहरे पर हल्के हल्के बाल आ रहे हैं, छोटी छोटी फुंसियाँ हो रही है। उन्होंने बंदर टोपी भी पहनी हुई थी। वो बहुत डरे हुए हैं। बहन जी, अब क्या होगा? परेशान मत हो बच्चों, पाशा से मैं बात करती हूँ, मैं मिलती हूँ उससे जाकर। और फिर उसी शाम टीचर जी क्लास के कुछ बच्चों को लेकर पाशा के घर जा पहुंची। जब पाशा की माँ से टीचर ने पाशा के बारे में पूछा तो माँ हंस दी और बोली, अब क्या बताऊं बहन जी, बड़ा हो रहा है, मुंह पर मुहासे फूट रहे हैं, हल्के हल्के बाल भी निकले हैं। अब ये तो होगा ही, 4 दिन से गौशाला में छुपा बैठा है। आप ही समझाओ उसे, हमारी तो सुनता ही नहीं है। पाशा, 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 कहाँ हो भाई? देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की खीर लाई हूँ, आओ मिलकर खाएंगे। पाशा भैया? अगर जल्दी नहीं आओगे तो मैं सारी खीर खा जाऊंगी, या फिर मोती, मुरली और भोला को खिला दूंगी। देखो वो भी मेरे साथ ही आए हैं। मुझे मालूम है तुम्हें क्या हुआ है। मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकता बहन जी। नहीं पाशा, ऐसी कोई बात नहीं। जो हुआ है उसमें डरने की कोई बात नहीं। न ये कोई बीमारी है, न इसमें कोई खतरा है, सबके साथ होता है ऐसा। तो मैं फिर आता हूँ। पाशा भैया, शाबाश पाशा, ये टोपी भी उतार दो। वो अच्छा बहन जी, देखो मेरे चेहरे पर ये फुंसियाँ, ये मुहासे, इसमें डर की बात नहीं। जब बच्चा बड़ा होता है तो शरीर में ऐसे बदलाव आते ही हैं, जैसे कि ये हल्के हल्के चेहरे पर उगते बाल। कुछ दिनों में तुम्हारी आवाज में भी बदलाव आएगा। आवाज? हाँ पाशा, तुम्हारे पिताजी, सरपंच जी, माधव काका, जितने भी बड़े लोग हैं, सबके चेहरे पर बाल, मूंछ, दाढ़ियाँ हैं, आवाज भी मोटी है। ये सब बड़े होने की निशानियाँ हैं, क्या समझे? क्लास में मुझे देखकर बाकी बच्चे हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? क्यों मोती, क्यों भोला? तुम्हें पाशा को देखकर हंसी आई? नहीं तो बहन जी, अब तो हमें भी पता है कि ये सबके साथ होगा। शाबाश बच्चों, बचपन से जवानी की तरफ बढ़ते ही ये बदलाव आते ही हैं। जैसे कि कुछ बच्चों के चेहरे पे मुहासे आते हैं, कुछ के चेहरे पे हल्के हल्के बाल, कहीं किसी की आवाज में भारीपन आता है। पर किसी भी हालत में घबराने की इसमें कोई बात नहीं। और इसीलिए श्रीमान पाशा, कल से आना शुरू कर दो क्लास और मिलाओ फिर पुराने दोस्तों से हाथ। बहन जी की बात पाशा को समझ आ गई और मोती, मुरली और भोला को भी। और अगले ही दिन पाशा आ पहुंचा अपनी क्लास में। अब क्या करे मीना? पाशा भैया तो शायद अब कभी नहीं आएंगे। पाशा भैया रोज आएंगे। बहन जी आ गई, और देखो साथ में पाशा भैया भी हैं। बहन जी, पाशा भैया को क्या हुआ था? ना कोई बीमारी, ना कोई तकलीफ, बस इतना ही जो पाशा की उम्र में हर बच्चे के साथ होता है। कई बच्चों के मुहासे आएंगे और सभी लड़कों के आएगी दाढ़ी, मूंछ। हमारे साथ भी? मतलब? जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो पाशा की उम्र में आते ही उनके अंदर शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं। आवाज में भारीपन आता है, चेहरे पर हल्के हल्के बाल आ सकते हैं। पाशा भैया, तुमने स्कूल आना क्यों बंद कर दिया था? शुरू में तो मैं बहुत डर गया था, फिर टीचर जी ने समझाया मेरी ही उम्र में ऐसा सब बच्चों के साथ होता है। सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, सभी के साथ ऐसा हुआ है। सभी की आवाज बदल गई है, अब मुझे कोई डर नहीं। तो क्या मेरे भी हल्के हल्के बाल आएंगे, आवाज बदलेगी, मुहासे होंगे? और मेरी भी। सभी की?
नहीं रे, आवाज सिर्फ लड़कों की बदलेगी, लड़कियों की नहीं। तो अब आप गाओगे ना भैया? हाँ हाँ, पाशा जरूर गाएगा। खूब जमेगी मीना और पाशा की जुगलबंदी। क्यों पाशा, क्यों मीना? हाँ टीचर जी, खूब जमेगी। मीना की बहन जी ने आज कितनी अच्छी बात बताई। भाई बदलाव ही तो जिंदगी का नाम है और हमें बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने बड़ों से बात करके इसे समझना चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो फिर दोस्तों, चले मीना और उसके दोस्तों के साथ एक नई कविता सुनने। सरल करे ये सबका जीना, चतुर सफल है अपनी मीना। समय कभी ना एक सा भैया, समय बदलता जाए रे भैया। अरे वाह मिट्ठू, ये तो अपनी नई कविता है। मीना और मिट्ठू की इस नई कविता को चलो संगीत के साथ सुने। दोस्तों, अब वक्त हो गया है चलकर देखने का कि मीना की बहन जी आज अपनी कक्षा में बच्चों को कौन सा खेल खिला रही हैं। प्यारे बच्चों, आज हम फिर खेलेंगे कड़ियाँ जोड़ पहेली तोड़। मजा आया। तो चलो बूझो। पहली कड़ी है, मीठी थी आवाज उनकी, तेज था दिमाग, भारत की कोकिला कह करते हैं उन्हें याद। कुछ समझ में नहीं आया। बहन जी, दूसरी कड़ी दीजिए ना। जरूर। दूसरी कड़ी है, उन्होंने कई कविताएं लिखी थी, कई पुस्तकें उनकी छपी थी। डॉक्टर बहन जी अच्छी कविता लिखती हैं। जब मेरा पेट दर्द हो रहा था ना, तो उन्होंने मुझे बहुत सुंदर कविता सुनाई थी। जरूर, पर डॉक्टर बहन जी भारत की कोकिला नहीं कहलाती थी। चलो तीसरी कड़ी सुनो। स्वतंत्रता सेनानी थी वो, गांधी जी की सिपाही थी वो। मुझे याद आ रहा है, मैंने उनके बारे में सुना था बाबूजी से, जब वो मुझे गांधी जी की कहानी सुना रहे थे। आहा, उनका नाम है सरोजनी नायडू। बहन जी, मुझे तो वैसे भी कविताएं पढ़ने में बहुत मजा आता है। अरे वाह कृष्णा, शाबाश। कृष्णा को केवल कविताएं पढ़ने का ही नहीं, बल्कि कविताएं लिखने का भी शौक है। और एक खास बात भी बताऊं सरोजिनी नायडू के बारे में, वो भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल बनी थी, और वो भी उत्तर प्रदेश की। है ना मजेदार बात बच्चों? तो इन मजेदार बातों के बाद फिर मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, PO बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल, मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ा, सरल करे ये
कहानी सुर लगाओ। अब बारी है हमारी कक्षा 8 की विद्यार्थियों की, जिनके लिए हम लाए हैं विज्ञान विषय का पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, जिन्हें प्रस्तुत करने के लिए आ रही हैं अध्यापिका निधि शुक्ला। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे, क्योंकि आप सभी हमारे समझदार बच्चे हो जो घर पर अपना ख्याल रख रहे हैं, वह साथ ही इस महामारी के दौर में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए घर पर अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आपके इसी पढ़ाई के सिलसिले को जारी रखने के लिए आज हम कक्षा 8 के पहले पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में जानेंगे। बच्चों, आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है, तो घर में आप खूब सारे फल भी खा रहे हो तथा अपनी माताजी से स्वादिष्ट पकवान भी बनवाकर खा रहे हो। पकवान, अरे पकवान का नाम लेते ही तो मुंह में पानी ही आ गया। पकवान जो कि गेहूं के आटे से बने होते हैं और कुछ चना, मूंग, उड़द की दाल से भी बने होते हैं। आप जानते हो, राजू और मीना भी अपने मामा के गांव गए हैं। वे दिन में अपने मामा के साथ गांव की सैर पर निकले हैं और वहां उन्होंने लहराती हुई फसलें देखी और अपने मामा से पूछ लिया कि ये कौन सी फसल है। हाँ बच्चों, आज हम भी इन्हीं फसलों के बारे में जानते हैं। जब एक ही प्रकार के पौधे किसी खेत या निश्चित स्थान में बड़े पैमाने अर्थात बहुत अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं, तो इसे हम फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल का मतलब खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के होंगे। फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे अन्न, सब्जियां व फल। हमारा देश एक विशाल देश है। यहाँ पर ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। कुछ फसलें सर्दी में उगाई जाती हैं, तो कुछ फसलें गर्मी में उगाई जाती हैं तथा कुछ फसलें वर्षा ऋतु में भी उगाई जाती हैं। अतः मौसम अथवा ऋतु के आधार पर फसलों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, रबी की फसल व खरीफ की फसल। रबी की फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है। ये फसलें अक्टूबर से मार्च माह तक उगाई जाती हैं। उदाहरण स्वरूप गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी की फसल होती है। इसी प्रकार खरीफ की फसलों को जल की अधिक मात्रा चाहिए होती है, अतः इन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। ये फसलें जून से सितंबर माह तक होती है, जैसे मक्का, बाजरा, चावल, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब खरीफ की फसलें हैं। इसी प्रकार कुछ फसलें ग्रीष्म ऋतु में भी उगाई जाती हैं। फसल उगाने के लिए किसान को समय समय पर अनेक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, जिन्हें हम कृषि पद्धतियां कहते हैं। कृषि पद्धतियां चरणवार की जाती हैं, जिसके अंतर्गत मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद व उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई व भंडारण मुख्य है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण होता है। मिट्टी तैयार करने के अंतर्गत हम मिट्टी को पलटना व इसे पोला बनाने का कार्य करते हैं। अब आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि आखिर मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों इतना आवश्यक है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन अर्थात ऑक्सीजन आसानी से ले सकती हैं। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। हम भोजन करते हैं, क्योंकि भोजन से हमें विभिन्न पोषक तत्व यथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं, जो कि हमारे शरीर की वृद्धि व विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। उसी प्रकार
पौधों को भी अपनी वृद्धि व विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि उसे मिट्टी से प्राप्त होते हैं। मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। ये सजीव मृत पौधों व मृत जंतु को भी अपघटित अर्थात बहुत छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, जिससे इनके शरीर में पाए जाने वाले पोषक तत्व भी मिट्टी में मिल जाते हैं। ये पोषक तत्व पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, चूंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। अधिकतर पोषक तत्व इसी के मध्य में पाए जाते हैं, अतः इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं व पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं। तो बच्चों, हमने जाना कि क्यों मिट्टी को पलटना और पोला करना इतना जरूरी है। मिट्टी को उलटने पलटने व पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। जुताई तथा विभिन्न कृषि पद्धतियों हेतु हमें कृषि औजारों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कृषि औजार है हल। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद मिलाने, खरपतवार निकालने व मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है। बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं जैसे घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। हल में लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे हम फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। आजकल लोहे के हल तेजी से लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। इसी प्रकार एक सरल कृषि औजार है कुदाली, जिसका उपयोग खरपतवार अर्थात खेत में अवांछनीय पौधे निकालने व मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चूड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है, जो ब्लेड की तरह काम करती है। इसका दूसरा सिरा मनुष्य अथवा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। कृषि औजारों में जो सबसे आधुनिक औजार है वो है ट्रैक्टर द्वारा चलने वाला कल्टीवेटर। कल्टीवेटर से जुताई की जाती है, जिससे श्रम व समय दोनों की बचत होती है। वर्तमान में जुताई के लिए सबसे अधिक उपयोग कल्टीवेटर का ही होता है। बच्चों, हम जानते हैं कृषि के दूसरे चरण के बारे में, जो है बुआई। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, बुआई मतलब बोना। फसल के लिए हमें बीजों को बोने की आवश्यकता होती है। बीजों को बोने की प्रक्रिया को हम बुआई कहते हैं। बीज बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले व स्वस्थ बीजों को छांटना आवश्यक होता है, ताकि इनसे बनने वाले पौधे व फसल अधिक मात्रा में व गुणवत्ता युक्त हमें प्राप्त हों। अच्छे व स्वस्थ बीजों का चयन करने के लिए हम एक छोटा व बहुत सरल प्रयोग अथवा कार्य कर सकते हैं। एक बर्तन को आधा पानी से भरकर उसमें एक मुट्ठी बीजों को डालकर उन्हें हिलाइए। कुछ समय तक इंतजार करिए। इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं व कुछ बीज पानी में नीचे बैठ जाते हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं, इस कारण वे हल्के होते हैं व पानी पर तैरने लगते हैं, जबकि अच्छे व स्वस्थ बीज भारी होने के कारण पानी में नीचे बैठ जाते हैं। अच्छे व स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह विधि बेहद सरल व अच्छी विधि है। बच्चों, बुआई के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार के कृषि औजार काम में लेते हैं, परंपरागत औजार व आधुनिक औजार। परंपरागत औजार में वो औजार आते हैं जो पुराने जमाने से बुआई के लिए उपयोग में लिए जा रहे हैं। इसमें औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। इसी प्रकार बुआई के लिए आधुनिक औजारों में जो सबसे अधिक उपयोग में लिया जाता है वह है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल अंग्रेजी के 2 शब्दों से मिलकर बना है, सीड व ड्रिल। सीड का मतलब बीज व ड्रिल का मतलब छेदना, अर्थात मिट्टी को छेद कर बीज डालना। सीड ड्रिल को ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है। इसमें समान अंतराल पर विशेष क्रम में हल लगे होते हैं, जिनके माध्यम से बीज मिट्टी के अंदर जाते हैं तथा इसके द्वारा बीजों में समान दूरी व गहराई बनी रहती है व इससे बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक दिए जाते हैं। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से मेहनत व समय दोनों की बचत होती है। साथ ही
पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व व जल पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे, इसके लिए सीड ड्रिल के माध्यम से बीजों में उचित दूरी रख दी जाती है। कृषि का तीसरा चरण है खाद व उर्वरक देना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद व उर्वरक कहते हैं। हमने पूर्व में जाना कि पौधे की वृद्धि व विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि उन्हें मिट्टी द्वारा प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्रों में किसान अपनी आजीविका को सुचारू रूप से चलाने हेतु एक के बाद दूसरी फसल उगाते रहते हैं, जिससे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। मिट्टी में इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए उसमें खाद अथवा उर्वरक डाले जाते हैं। खाद जैविक अर्थात जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाला पदार्थ है, जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। किसान पादप व जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं व इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। इसका अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों यथा केंचुए व सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ को ही हम खाद कहते हैं, जिसका उपयोग हम खेतों में करते हैं। इसी प्रकार उर्वरक रासायनिक पदार्थ है, जिसमें विशेष पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यह खाद से किस प्रकार अलग है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में मनुष्य के द्वारा विभिन्न मशीनों से किया जाता है, अतः यह मानव निर्मित अथवा कृत्रिम रासायनिक पदार्थ है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश इसके प्रमुख उदाहरण हैं। उर्वरकों के उपयोग से किसान को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों को अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है। लेकिन उर्वरकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। साथ ही यह जल प्रदूषण का स्रोत भी बन गए हैं। भूमि के बंजर होने व भूमि प्रदूषण के दुष्परिणाम भी उर्वरकों की वजह से सामने आ रहे हैं। आओ बच्चों, खाद व उर्वरक में कुछ प्रमुख अंतर है, जिनके बारे में हम बात करते हैं। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, जो गोबर व पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों में अथवा किसी भी खुली जगह बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, जबकि खाद में पादप पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। लेकिन फसल व मिट्टी के स्वास्थ्य की दृष्टि से खाद अधिक उपयोगी होती है। खाद के कुछ प्रमुख लाभ निम्न भी हैं। खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। खाद से मिट्टी भुरभुरी व छिद्र युक्त हो जाती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान सरलता से होता है। खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। जैविक खाद से मिट्टी के गठन में भी सुधार होता है। अतः बच्चों, हमें उर्वरकों के स्थान पर खाद का उपयोग अधिक करना चाहिए। कृषि का चतुर्थ चरण है सिंचाई। चूंकि पेड़ पौधे भी मनुष्य की भांति सजीव है व प्रत्येक सजीव को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि व विकास के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में खुले हुए पोषक तत्वों का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय व बारंबारता फसलों, मिट्टी व ऋतु में भिन्न भिन्न होता है। चूंकि गर्मी में अधिक तापमान की वजह से मिट्टी में पानी की मात्रा कम हो जाती है, अतः गर्मी में पानी देने की बारंबारता सर्दियों की तुलना में अधिक होती है। कुएं, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। भारत में सिंचाई मुख्य रूप से 2 तरीकों अथवा विधियों से की जाती है। सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के अंतर्गत मोट अथवा घिरनी, चेन पंप, ढेकली तथा रहट के माध्यम से मवेशी अथवा मजदूर झीलों व नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाकर सिंचाई करते हैं। इसी प्रकार सिंचाई की आधुनिक तरीकों के अंदर हम मुख्य रूप से 2 विधियों का अधिक उपयोग करते हैं। प्रथम सिंचाई की आधुनिक विधि है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। इसमें खड़े पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप
निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इससे जल का छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे बारिश ही हो रही हो। फव्वारा पद्धति से सिंचाई भी इसी का एक रूप है। छिड़काव तंत्र लॉन, कॉफी की खेती व कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसी प्रकार सिंचाई की एक और महत्वपूर्ण आधुनिक विधि है ड्रिप तंत्र। ड्रिप का अर्थ होता है बूंद, अतः नाम के अनुसार ही इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे ही पौधों की जड़ों में दिया जाता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों व वृक्षों को पानी देने की यह सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है, अतः यह विधि जल की कमी वाले क्षेत्र के लिए वरदान है। कृषि का 5वां चरण है खरपतवार से सुरक्षा। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, अतः इनको हटाया जाता है। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। कृषि का 6वां चरण है कटाई। कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींच के उखाड़ लेते हैं अथवा उसे भूमि के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में पारंपरिक तौर पर दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। आधुनिक औजार के रूप में कटाई के लिए हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है, जो कि एक मशीन है। काटी गई फसल से बीजों अथवा दानों को भूसों से अलग करते हैं व इस प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन के द्वारा किया जाता है, जो कि वास्तव में हार्वेस्टर व थ्रेशर मशीन का मिश्रित रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं, जिसे विनोइंग या फटकना कहते हैं। चूंकि 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है, यह समय किसानों के लिए किसी स्वर्णिम समय से कम नहीं होता है। इसलिए किसान इस समय को बड़े हर्षोल्लास के साथ त्योहार की तरह मनाते हैं, क्योंकि उन्हें पिछले ऋतु में की गई मेहनत का फल मिलने वाला होता है। पुरुष व महिलाएं सब मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। पंजाब में बैसाखी, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, केरल में ओणम, ये सब त्योहार कटाई पर्व के रूप में भी मनाए जाते हैं। कृषि का अंतिम चरण है भंडारण। भंडारण का अर्थ है इकट्ठा करना। फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों व सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होता है। भंडारण से पहले दानों की नमी को दूर करने के लिए उन्हें धूप में सुखा सकते हैं, जिससे उनकी नमी में कमी हो जाए। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्रों में करते हैं। फसल उत्पाद का बड़े पैमाने पर भंडारण भंडार गृह तथा साइलों में किया जाता है, जिससे उनको नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीवों, कीटों व चूहों से सुरक्षित रखा जा सके। हम नीम की सूखी पत्तियों से घरों में अनाज के भंडार गृह को काफी समय से सुरक्षित करते आ रहे हैं। तो बच्चों, आज हमने फसल उत्पादन व प्रबंध की संपूर्ण प्रक्रिया जानी। अब आप भी खेत में जाकर इन विधियों को पहचान कर व देखकर समझ सकते हैं। इससे आपको भी प्रकृति से जुड़ने का मौका मिल सकेगा। साथ ही आप खेती करने वाले किसानों को एक फसल उगाने के बाद फलीदार पौधों को उगाने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि इन फलीदार पौधों की जड़ों में मित्र जीवाणु राइजोबियम पाए जाते हैं, जो वातावरण की नाइट्रोजन को ग्रहण कर पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे फसल व मिट्टी दोनों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। साथ ही किसानों को रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक खाद प्रयोग करने की सलाह देकर जैविक खाद से होने वाले लाभों से अवगत करवाकर पर्यावरण के संरक्षण में अपना अहम योगदान दे सकते हैं। इसी बात के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए व पढ़ाई पर निरंतर ध्यान लगाते रहिए। कक्षा 8 के विद्यार्थियों ने अभी पढ़ा विज्ञान विषय का पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध, जिसे प्रस्तुत किया था अध्यापिका निधि शुक्ला ने और समीक्षा की थी डॉक्टर रश्मि गोगर ने। अब समय है भाई हमारे कक्षा 9 के विद्यार्थियों का, तो लीजिए उनके लिए आज हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान का पाठ 1 लोकतांत्रिक राजनीतिक, लोकतंत्र क्या है और क्यों, जिसे प्रस्तुत करने आ रही हैं अध्यापिका संतोष मीणा।
प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, हमें जानकारी है कि देश का शासन संचालन करने के लिए विभिन्न शासन प्रणालियों को अपनाया हुआ है। सभी देशों में अलग अलग शासन प्रणालियों को उस देश के काल एवं परिस्थितियों के अनुसार अपनाया गया है। जैसे कि कहीं राजतंत्र शासन है, कहीं लोकतंत्र शासन है, कहीं तानाशाही अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाओं को अपनाया हुआ है, जिसका हमें अलग अलग रूप देखने को मिलता है। बच्चों, राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन, जो वंशानुगत आधार पर होता है। लोकतंत्र लोगों का शासन, जो जनमत पर आधारित है। तानाशाही का मतलब सैनिक शासन, जो शक्ति एवं बल पर स्थापित होता है, जैसे कि हिटलर एवं मुसोलिनी ने इटली और जर्मनी पर सेना बल की शक्ति के आधार पर शासन किया था। बच्चों, आज हम लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों व इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस पर बात करेंगे, जिससे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हम इसमें अंतर कर पाएं। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहा जाता है, जो कि यूनानी शब्द डेमोक्रोसिया से बना है। डेमोस का अर्थ लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। इसकी बहुत सुंदर परिभाषा अब्राहम लिंकन जी के द्वारा दी गई है। यह लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही बहुमत के आधार पर शासन का संचालन करते हैं और जो जनता के प्रति पूर्ण उत्तरदायी एवं जवाबदेही होते हैं। बच्चों, सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान वहाँ के लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने के अधिकार से होती है। लोकतंत्र में सभी फैसले जनाधार को ध्यान में रखकर पूरी बहस एवं चर्चा करके लिए जाते हैं, जिससे बेहतर निर्णय की संभावनाएं बढ़ती हैं। लोकतंत्र में सभी पक्षों के मतभेदों और टकरावों को सुलझाने का प्रयास कर साथ काम किया जाता है। लोकतंत्र सभी नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है और सभी को समान अवसर देता है। बच्चों, कुछ विद्वानों के द्वारा लोकतंत्र को परिभाषाओं के माध्यम से भी समझाया गया है। जैसे कि लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासन की शक्ति किसी एक वर्ग विशेष या वर्गों में निहित न होकर समाज के सदस्यों में ही निहित होती है। सिले के अनुसार प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। इसी प्रकार जॉनसन ने कहा कि प्रजातंत्र शासन का वह रूप है जिसमें प्रभु सत्ता जनता में सामूहिक रूप से निहित होती है। बच्चों, यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी शासन प्रकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है, जो हमें लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में हमें अंतर बता सके। आज हमने सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पूर्व में जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार से विभिन्न राष्ट्रों में राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही शासन व्यवस्थाएं चल रही हैं। आज बच्चों, हम लोकतांत्रिक सरकारों पर बात करेंगे। लोकतांत्रिक सरकारें सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था कि लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसीलिए हम एक सरल परिभाषा से इसकी शुरुआत करते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है बच्चों जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, जहाँ जनता जनप्रतिनिधियों को चुनाव के द्वारा चुनती है और यह परिभाषा स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। जैसे कि बच्चों, म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव वहाँ के लोगों ने नहीं किया था। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वही देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में वहाँ के लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती है। पिनाशो चिले, हिटलर, मुसोलिनी जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों के द्वारा शासक नहीं चुने जाते हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें ये हक मिलता है जो कि वंशानुगत आधार पे है। बच्चों, हमने लोकतंत्र के, सैनिक तंत्र के और राजतंत्र शासन व्यवस्थाओं के बारे में जाना कि किस प्रकार से शक्ति का वास कहाँ किसके पास होता है और किस प्रकार से शासन व्यवस्थाएं चलती हैं। आइए बच्चों, अब हम
लोकतंत्र की विशेषताओं पर बात करेंगे। लोकतंत्र जनता का शासन है एवं अंतिम शक्ति का वास जनमत में ही होता है, जहां जनता द्वारा चुने हुए लोग शासन का संचालन करते हैं। अंतिम शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है, जो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकतंत्र निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होनी चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का वोट होना चाहिए और हर वोट का समान मूल्य होना चाहिए, जो कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित हो। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। लोकतंत्र में मजबूत और कुशल शासन और उदारवादी सरकारें होती हैं। यहाँ पे नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा की जाती है और यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है। कानून का अधिक पालन करवाया जाता है। लोकतंत्र में चुनाव नियमित, निष्पक्ष और स्वतंत्र होते हैं और चुनाव के द्वारा लोग जब चाहे मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। लोकतंत्र में बहुमत का शासन है, बहुमत के द्वारा निर्णय लिया जाता है और सरकार के निर्णयों में सलाह, दबाव तथा जनमत के द्वारा जनता का हिस्सा और भागीदारी होती है और लोगों को राजनीतिक शिक्षा भी मिलती है। लोकतंत्र में देशभक्ति की भावनाओं का विकास कर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण भी किया जाता है। इसमें विद्रोह एवं क्रांति की संभावनाएं नहीं होती हैं और मानव विकास के लिए उसे पूरे अधिकार और स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। बच्चों, कुछ और उदाहरणों के द्वारा भी हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में, जैसे कि बच्चों, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि सेना प्रमुख थे, उन्होंने अक्टूबर 1999 में वर्तमान सरकार का तख्ता पलटकर सैनिक शासन की अगुवाई की और उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई नवाज शरीफ की सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। सन 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़वा लिया। सन 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला और इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति प्रांतीय एवं राष्ट्रीय असेंबली को भंग कर सकता है। मंत्रियों के कामकाज पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती थी, जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी थे। इस कानून के पास हो जाने के बाद वहां के राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के चुनाव हुए, पर सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारी और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास ही थी। वे सन 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। बच्चों, इससे स्पष्ट है कि इस शासन को हम लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हमारे पास में है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के पास वास्तविक शक्तियां नहीं थी। वहां अंतिम फैसला सेना के शासक के पास ही था, जो कि जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा तानाशाही एवं राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है, जहां औपचारिक रूप से संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता शक्ति सेना के हाथ में ही होती है। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। बच्चों, लोकतांत्रिक शासन में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी ही चाहिए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। बच्चों, चीन की संसद को राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद के प्रति 5 वर्ष के बाद में नियमित चुनाव होते हैं और इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से लगभग 3000 सदस्य चुने जाते हैं और ये कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। सन 2002 और 2003 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने का अनुमति मिली। सरकार के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी ही की सरकार बनती रही। ऐसे में 1930 में आजाद होने के बाद से मेक्सिको में भी हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI पार्टी को ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी भी जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI
प्रसिद्ध थी। इस पार्टी के द्वारा मीडिया पर पूरा आधिपत्य था। बच्चों, क्या मेक्सिको के चुनाव के मामले को हम मनपसंद चुनाव कहेंगे? वहाँ जनता के पास विकल्प होते हुए भी जनता के पास विकल्प नहीं है। ये निष्पक्ष चुनाव नहीं थे। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर उपलब्ध हों। एक व्यक्ति, एक वोट और एक मोल। बच्चों, लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का समान मूल्य होना चाहिए। सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है बच्चों कि जो 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेता है उसको मत देने का राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो जाता है। फिर भी कई ऐसे राष्ट्र हैं बच्चों जहाँ पर आज भी लोगों को मत देने का अधिकार से वंचित रखा गया है। 2015 में सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसे ही एस्टोनिया ने नागरिकता के नियमों में ऐसे नियम बनाए कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में बहुत मुश्किल होती थी। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है। चौथा बिंदु बच्चों हम पढ़ेंगे कानून का राज और अधिकारों का आदर। बच्चों, लोकतांत्रिक राष्ट्रों में शासन का संचालन संविधान के द्वारा बनाए कानून से होता है एवं संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। इसके बाद देश का शासन पर जानु पीप दल का राज हो गया, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके बाद वहाँ के नेता रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानु पीप दल की ही जीतता था। वहाँ के राष्ट्रपति मुगाबे काफी लोकप्रिय थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके अपनाते थे। संविधान में कई बार उन्होंने बदलाव किए और राष्ट्रपति के अधिकारों की शक्तियों में वृद्धि की और जनता के प्रति जवाबदेहिता को कम कर दिया, विपक्ष को परेशान किया और मीडिया पर सरकार ने नियंत्रण कर लिया आदि। उनकी गलत नीतियों की वजह से सन 2017 में रॉबर्ट मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। इसीलिए बच्चों, एक लोकतांत्रिक सरकार को नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करना चाहिए। उन्हें स्वतंत्रता, समानता, विचार, अभिव्यक्ति और अवसर की समानता प्रदान करनी चाहिए। कानून के दृष्टिकोण से सभी समान भाव और स्वतंत्र न्यायपालिका के द्वारा सभी नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहिए। भारत में विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण पद्धति के आधार पर कार्य किया जाता है। जहां सबके लिए कानून समान है, सबको कानून का समान संरक्षण भी प्राप्त है। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसका उपयोग करके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है। हमने लोकतंत्र ही क्यों अपनाया, इस पे चर्चा करते हैं बच्चों। क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहीं न कहीं अलोकतांत्रिक शासन प्रणालियों से बेहतर है, क्योंकि ये शासन के प्रति अधिक उत्तरदायी और जवाबदेही है। लोकतांत्रिक फैसलों में जनता लोग बहस करके, व्यापक चर्चा करके फैसला जनहित को ध्यान में रखकर बेहतर निर्णय की संभावनाओं को ये बढ़ाता है। इसके अलावा लोकतंत्र में लोगों के मतभेदों और टकरावों को दूर करके सभी को साथ लेकर निर्णय और शांति समाधान का प्रयास किया जाता है, जो कि भारत की विविधता में एकता की विशेषता को प्रदर्शित करता है, जहां विभिन्न जाति, धर्म एवं संस्कृति के लोग साथ रहते हैं और सबको समान अधिकार एवं महत्व होता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है और सबको समान अवसर देता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। इसमें जनता की संपूर्ण और सर्वोच्च भागीदारी होती है एवं एक उत्तरदायी जवाबदेही सरकार होती है। इसमें जनता के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की हिफाजत की जाती है। सीमित एवं संवैधानिक सरकार जो निष्पक्ष और आवधिक चुनावों पर आधारित है। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होते हैं और भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का वादा दिया जाता है। बच्चों, लोकतंत्र के पक्ष एवं विपक्ष में अलग अलग तर्क दिए जाते हैं।
निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली कोई जादू की छड़ी नहीं है, क्योंकि आज भी लोकतांत्रिक राष्ट्रों में बुनियादी आवश्यकताएं बनी हुई हैं, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी आदि, जिसका समाधान लोकतंत्र के द्वारा नहीं हो पाया है, परंतु फिर भी लोगों की जरूरतों के अनुरूप आचरण करके मामले में लोकतंत्र शासन प्रणाली किसी भी अन्य शासन प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकारें लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती हैं और नहीं भी, और ये सब शासन चलाने वाले लोगों की मर्जी पर निर्भर भी करता है। परंतु लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है। इसमें लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दिया जाता है। इसमें शासन जनता के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेही होता है। लोकतंत्र में व्यापक चर्चा एवं बहस करके फैसले लिए जाते हैं, जिसमें जनहित को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाते हैं। लोकतंत्र में मतभेदों एवं टकरावों को शांतिपूर्ण रूप से समस्या का समाधान किया जाता है और सभी के विचारों का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण रूप से सबको साथ लेकर कार्य किया जाता है, जहां विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह ही विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए है। यह नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, जिसमें सबकी सहभागिता सरकार चयन में होती है। सबको राजनीतिक सहभागिता के अवसर चुनाव के माध्यम से मिलते हैं, जो एक लोकतांत्रिक सरकार का चयन और चुनाव करते हैं। इसमें गलतियों को ठीक करने का भी अवसर मिलता है। बच्चों, ऐसा नहीं है कि लोकतांत्रिक शासन में कोई गलती नहीं हो सकती। इसमें गलतियों पर चर्चा, बहस करके उनको सुधारने का प्रयास भी किया जाता है। इसमें शासक समूह या तो अपना फैसला बदले या जनता के द्वारा शासक समूह को बदल दिया जाता है। सरकार सभी समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकती है, लेकिन बच्चों, ये उन दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर व्यवस्था है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है। ये अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है, जिसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। सभी लोग बेहतर ढंग से साथ रह सकते हैं और गलतियों को सुधारने की संभावनाएं बनी रहती हैं। नागरिकों को सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। लोकतंत्र का वृत्तर रूप। बच्चों, हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं, वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते हैं। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है, और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता है। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होता है, जो वास्तव में सरकार को चलाने का कार्य करते हैं। बच्चों, इससे हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है और समझ बढ़ती है कि किस तरह से राजतंत्र, लोकतंत्र, सैनिक शासन व्यवस्थाएं कार्य कर रही हैं, और इन सभी शासन व्यवस्थाओं में से लोकतंत्र एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, जिसमें संपूर्ण वयस्क नागरिकों की सहभागिता होती है, जो अपने एक श्रेष्ठ सरकार का चयन करती है। अभी कक्षा 9 के विद्यार्थियों ने पढ़ा सामाजिक विज्ञान का पाठ 1, लोकतांत्रिक राजनीतिक। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, जिसे प्रस्तुत करने आई थी अध्यापिका संतोष मीणा, और जिसकी समीक्षा की थी विजयश्री कंवर ने। तो बच्चों, ये तो था आज का हमारा शिक्षावाणी कार्यक्रम। अब समय हमें इजाजत नहीं देता आपके साथ और बात करने का, तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपकी भारती दीदी को जाने की दीजिए इजाजत। जय हिंद। आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे शिक्षा विभाग राजस्थान और आकाशवाणी की साझा प्रस्तुति शिक्षावाणी।